नमस्कार, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां कैला भट्टा इलाके में एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बच्ची के रिश्ते के मामा पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामा ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। गलियों में लगी ये भीड़ गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके की है और इसकी वजह यह है कि यहाँ एक 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची के रिश्ते के मामा ने की है। हत्या करने के बाद भांजी के शव को छत पर फेंककर हत्यारा मामा फरार हो गया। दरअसल कल देर शाम बच्ची लापता हो गई। बच्ची को उसके सगे मामा फुरकान अपने परिजनों के साथ मिलकर ढूंढ रहे थे। इस दौरान जांच करते हुए छत पर पहुंचा तो उसने अपने चचेरे भाई इमरान की छत पर बच्ची को अचेत अवस्था में देखा। इसके बाद उसको सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फुरकान ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और उसके बाद बच्ची के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस ने छानबीन चालू करी और 5 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद पूछताछ के बाद पुलिस को पता लगा कि उन्हीं के चचेरे मामा ने इन बच्ची को कुछ खिलाने पिलाने के बहाने अपने बगल वाले घर पर बुलाया था और उसके बाद बच्ची का हाथ इस्तेमाल करके कुछ अश्लील हरकत करी, जिसके बाद बच्ची ने शोर मचाया और यही चीज़ उसने अपने सगे मामा को बताने की बात करी। इस पे इन्होंने उसका मुंह पे हाथ रख के उनकी हत्या कर दी। इसमें भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करा जा रहा है। जो संदिग्ध जो अभियुक्त हैं इनकी ये हमारी हिरासत में है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ इमरान ने छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिस पर बच्ची ने शिकायत करने की बात कही। इसके बाद उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। रिश्ते के मामा द्वारा भांजी की हत्या के बाद इस क्षेत्र में अजीब सा माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में सनातन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन स्वामी हरिगिरी महाराज महंत नारायण गिरी ने किया। यह आयोजन महामंडलेश्वर और डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में किया जा रहा है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा दिल्ली संत महामंडल अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के तत्वाधान में गाजियाबाद के गोविंदपुरम में 2 दिवसीय सनातन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत स्वामी हरिगिरी महाराज, श्री महंत स्वामी नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में एक कॉन्क्लेव किया गया। दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी ने कहा कि सनातन धर्म की आवाज़ संपूर्ण विश्व में पहुंचाने और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उन्हें विफल करने की रणनीति यहाँ तैयार की जा रही है। सनातन धर्म कोई 100-150 वर्ष पुराना नहीं है बल्कि आदिकाल से चला आ रहा है। ऐसे हजारों साक्ष्य हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। देश के दक्षिण हिस्से में बने मंदिर हजारों साल पुराने हैं और यह जांच में सिद्ध हो चुका है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और शिव शक्ति धाम दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि अब सनातन धर्म के मानने वालों का धैर्य एकदम टूटने की कगार पर आ गया है। हमारे धैर्य और सहनशीलता को हमारी कमजोरी मान लिया गया है। अब ये बताने का समय आ गया है कि हम धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये झारखंड से 5 किलो अफीम लेकर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर देने आए थे। पकड़ी गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,25 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है 2 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से लगभग 5 किलो जो है अफीम बरामद हुई है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। उक्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपए कीमत है।
पूछताछ में अभियुक्त रवि कश्यप ने बताया कि वह झारखंड रांची से जो है अफीम लाता है, दिल्ली, पंजाब और एनसीआर बेल्ट में उस अफीम को बेचकर और काफ़ी हाई लेवल पे मुनाफा कमाता है। इसके साथ एक और अभियुक्त है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों अभियुक्तों के जब आपराधिक रिकॉर्ड को देखा गया तो रवि कश्यप जो है 2 साल पहले बरेली से जेल जा चुका है और इनके द्वारा जो बताया गया कि झारखंड रांची में जिससे ये लोग अफीम खरीद के लाते हैं और आगे किसको सप्लाई करते हैं, तो उस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई, अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र में एक मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी कर ली गई। इस मामले में मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है और मूर्ति बरामद कर ली गई है। आज दिनांक 6/10/2023 को थाना क्षेत्र मसूरी के कस्बा में एक शिव मंदिर है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर में एक भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति थी जिसको चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुझ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, सुरारसी पतारसी की गई, जिसके आधार पर चोर की पहचान हो गई। उसका नाम है गुलाम अली आजाद, जो कि कल्लूगढ़ी का रहने वाला है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया है, उससे मूर्ति बरामद हो गई है। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाता है। ये आयोजन तहसील स्तर पर होता है। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद सदर तहसील में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें एडीएम प्रशासन और एसडीएम मौजूद रहे। यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। हर महीने के पहले शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सदर द्वारा किया जाता है। नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित समाधान दिवस में एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। बताया जाता है कि यहाँ तकरीबन 1 दर्जन फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुँचे, जिनमें ज़मीन, बिजली बिल, आरटी के तहत दाखिले, आयुष्मान कार्ड से लेकर पेंशन संबंधी शिकायत को लेकर लोग पहुँचे थे। अधिकारियों ने कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। सहारनपुर में राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान मसूद ने तीसरी बार कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। यूपी की राजनीति में चर्चित और प्रभावशाली मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने बसपा से निष्कासित होने के बाद आज फिर से कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इमरान मसूद ने दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो सपा छोड़कर बसपा में चले गए, लेकिन बसपा में भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाए। बसपा में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ कर दी, जिसके चलते इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया गया था। अपने मन की बात खुलकर कहने वाले इमरान मसूद का जन्म सहारनपुर के गंगों में हुआ। इमरान का परिवार इस इलाके में काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। इमरान मसूद के दादा काजी मसूद इलाके में रसूखदार व्यक्ति थे। इनके चाचा रशीद मसूद केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। काजी रशीद मसूद 1970 से 2004 के बीच 5 बार सहारनपुर से लोकसभा सांसद चुने गए, 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। 1971 में इमरान मसूद का जब जन्म हुआ, उस समय रशीद मसूद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके राजनीति में उतर चुके थे। इमरान जिस परिवार से आते हैं उसकी सियासत में काफ़ी धाक थी। इसी के चलते बचपन से ही राजनीति में इमरान का प्रवेश हो गया था। इमरान ने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है। बहुत कम उम्र में राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इमरान ने अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आने का फैसला किया। 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन बने। 2007 में विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। जगदीश राणा सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इमरान मसूद ने जगदीश राणा के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इमरान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सपा के जगदीश राणा को हरा दिया और विधायक बन गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी। मायावती की 5 साल की सरकार के दौरान इमरान निर्दलीय विधायक रहे। फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में काजी रशीद मसूद और इमरान मसूद के टिकट बंटवारे को लेकर सपा हाईकमान से ठन गई। लिहाजा पूरे परिवार ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है, इंसान में हिम्मत है, तो वो बड़े से बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेता है। ऐसी एक घटना है कि एक व्यक्ति जो कैब ड्राइवर है और जिसको घर का खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल आती थी, उसकी बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और वो आईएएस बन गई। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इरादे मजबूत हो, मेहनत कड़ी हो तो सफलता मिलनी मुश्किल नहीं होती है। सी वनमथी एक ऐसी ही आईएएस अधिकारी हैं जिनकी कहानी सभी को प्रेरणा देती है। वनमथी ने उन परिस्थितियों में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की जो दूसरों के लिए कठिन समय माना जाता है, या वो ऐसे समय में इस तरह की सफलता के बारे में सोच भी नहीं पाते। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दिन रात की कड़ी मेहनत से वनमथी ने ये मुकाम हासिल किया है। सी वनमथी तमिलनाडु के ईरोड जिले में रहने वाली हैं। इनके पिता कैब चलाते थे। इनकी कमाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए सी वनमथी बचपन से ही भैंसों को चराती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खाली समय में पशुओं को चराने का काम करती थी ताकि दूध बेचकर घर में कुछ पैसे आ सके। वनमथी इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के सपने देखती थी, इसलिए उन्होंने दिन रात खूब मेहनत की, घर के कामकाज में हाथ बढ़ाया, आजीविका का साधन भी लिया और उसमें जितना समय बचा उसमें उन्होंने केवल पढ़ाई की। जब वो 12वीं में पहुंची तो रिश्तेदारों ने उन पर शादी का दबाव बनाया। हालांकि माता पिता विवाह के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि वनमथी पहले पढ़े और इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनी, उनसे भी उनकी बिगड़ गई। 12वीं के बाद वनमथी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। खूब मेहनत की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटी रहीं। कई मुश्किलें भी आईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उन्हें सफलता मिली। उनकी रैंक 152 है। फिलहाल सी वनमथी महाराष्ट्र के नंदुरबार में असिस्टेंट कलेक्टर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर तैनात है। एक बेहद गरीब परिवार की लड़की विकट परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, समस्याओं के बीच रहकर अगर आईएएस बनती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता है। ये खबर उन लोगों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पुलिस में नौकरी पाने का सपने पाने वाले जो युवक हैं उनके लिए एक नया अपडेट आया है। भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया गया है। 67,000 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा आपको दी जा रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनियों से आवेदन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग लिया है। इस सुविधा के बाद अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर भर्तियों के लिए बार बार आवेदन करने के झंझट से फ्री हो जाएंगे, मुक्ति पा लेंगे। भर्ती बोर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के अलावा 2469 उप निरीक्षक, 2430 रेडियो ऑपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2833 जेल वार्डन और समेत ये टोटल 67,000 पदों पर भर्ती होगी। सिलसिलेवार तरीके से होने वाली इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे अभ्यर्थियों को बार बार या अलग अलग पदों पर जो रजिस्ट्रेशन कराना है, आवेदन करना है, उसके लिए बार बार विवरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब केवल फोटो और हस्ताक्षर भी एक ही बार अपलोड होगा।
इस मामले में बताया जा रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम जिस कंपनी को सौंपा जाएगा उसे सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। साथ ही डिजी लॉकर के साथ प्रमुख बैंकों से लिंक बल्क मैसेज भेजने की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके अलावा भर्ती बोर्ड ने ETRP यानी कि ई ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, PCU और पुलिस भर्तियों में पहले से काम किया है। इन पदों के लिए करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। बीते कई वर्षों से यूपी पुलिस में युवा नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा में 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या हो जाने की उम्मीद सरकार जता रही है। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस खबर को आप लिख के रख लीजिएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने व्हाट्सएप से टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अब आप आराम से व्हाट्सएप से ही दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली मेट्रो, गुड़गांव रैपिड मेट्रो पर भी टिकट खरीदा जा सकता है। आपको व्हाट्सएप चैट में ही टिकट मिल जाएगा जिसका स्कैन करके आप यात्रा कर सकेंगे। करना क्या है, दरअसल इसमें दिल्ली मेट्रो का व्हाट्सएप आधारित टिकट सिस्टम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। जिस भाषा में आपको सहूलियत हो उस भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा काम एक चैट बॉट के जरिए होगा। मेट्रो टिकट बुक करने के लिए आपको एक फ़ोन नंबर जो आप लिख कर रख लें। अगर आप मेट्रो रेल में कहीं भी जाना चाहते हैं और व्हाट्सएप से टिकट लेना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कीजिए 9650855800। मैं फिर से दोहराता हूँ 9650855800। ये वो नंबर है जिस पे आप दिल्ली मेट्रो का टिकट बुक कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर जाकर ये नंबर लेना है, इसके बाद अपनी भाषा का चयन करना है, फिर बाय टिकट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है, फिर उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ यात्रा आपको ख़त्म करनी है। इसके बाद पेमेंट करेंगे, ई-पेमेंट होगा और फिर टिकट आपको मिल जाएगा। एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही आपको QR कोड वाला टिकट मिल जाएगा। टिकट बुकिंग की ये सुविधा सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक सभी मेट्रो लाइन पर उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट लाइन के लिए टिकट बुकिंग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक रहेगी। व्हाट्सएप से टिकट लेने के बाद उसे कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। UPI से पेमेंट करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, हालांकि कार्ड पेमेंट पर शुल्क लिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के शहरों की तमाम खबरों को जानने के लिए, नई नई जानकारी हासिल करने के लिए देखिए युग करवट YouTube चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।